राहुल, पंकज, विकास राज। अच्छा, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बताइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट कर दी जाए। सब क्लियर है? ओके, चलो फिर आज अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे है ना? ओके, चलो क्लियर है। तो लास्ट क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। ऐसा कोई बच्चा है जिसने पिछली डाइजेस्टिव क्लास की डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लासेस ना देखी हो? डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो माउथ से, आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है डाइजेशन। और माउथ में हमें तीन चीजें पढ़नी थी। कौन कौन सी? एक तो टीथ के बारे में पढ़ना था, दांतों के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना था टंग के बारे में, टंग जिसे आप जीभ कहते हैं या जिह्वा कहते हैं। और तीसरा हमारे माउथ में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथि, जो दिन रात आपके बॉडी में क्या बना रही है? जो सलाइवा, लार बना रही है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सेक्रीट कर रही है, लार बना रहा है। तो जब बात करते हैं बच्चा माउथ की, तो माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में ही जैसे आपने खाना रखा तो दांत क्या करते हैं? लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दांत चार टाइप के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। दांत क्या करते हैं? जो भी आप खाना खाते हैं उसकी कटिंग बाइटिंग कर देते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। कौन? तो आपके दांत करते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था दांत बच्चे में कितने होने चाहिए, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दांतों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें पढ़ा दी थी। आज मेरे को जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है दांत की स्ट्रक्चर के बारे में, टंग के बारे में, और उसके बाद हम सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथियों के बारे में आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है दांत की स्ट्रक्चर। तो हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। कैसा दिखता है आपका दांत? बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अगर आपने दांत की एनाटॉमी करी, अगर आपने दांत की आंतरिक संरचना को पढ़ना है तो दांत की संरचना कैसी दिखेगी? आपका दांत कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रहा फोटो, बोर्ड पे फोटो लगा हुआ है, इस तरीके का दिखेगा बेटा। ठीक है, ओके आफिद आलम, ठीक है। जितेंद्र जी गुड इवनिंग। राकेश कुमार साउंड बिल्कुल सही है एकदम। बबलू जी कल से होगी बेटा, मैम की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए नहीं हो पा रही होगी क्लास। चलो, मैम को थोड़ा लूज मोशंस वगैरह, मैम की तबीयत खराब हो रखी है बच्चा। आइए, दांत कुछ ऐसा दिखता है आपका। देख लीजिए आपका बोर्ड पे दांत का इमेज लगा हुआ है। जब दांत की बात करते हैं तो बच्चा ध्यान से सुनना, ये दांत का आपका जो दिख रहा है सफेद वाला भाग, इसे बोलते हैं आपके दांतों का क्राउन पार्ट। ये दांत का ऊपर वाला भाग है। क्राउन कहाँ पहनते हैं? सर पे पहनते, ऊपर पहनते हैं। तो यहां पर भी यही चीज लिखी हुई है बच्चा कि ये दांत का क्राउन पार्ट है। क्राउन का मतलब होता है ऊपरी भाग। ये हमारे दांत का ऊपरी भाग है, जो आपको किस कलर का दिखता है? जो आपको सफेद रंग का दिखता है। और इस क्राउन पार्ट का ये जो सबसे बाहरी पार्ट है, जो आपको सफेद रंग का दिख रहा है, ये जो आपका दांत आपको सफेद भाग का दिख रहा है, ये क्राउन पार्ट का हिस्सा है। और इसी क्राउन पार्ट की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर का मतलब होता है बाहरी परत। तो दांत की ऊपरी भाग की जो बाहरी परत है वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है इनामेल की। किसकी बनी हुई होती है? इनामेल की बनी हुई होती है। क्वेश्चन अच्छे से सुन लेना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। इनामेल को इनामेल या हिंदी में दंत वल्क कहा जाता है। और ये जो इनामेल होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग किसे कहा गया है? तो आप कहेंगे हमारी दांत का जो ऊपरी भाग है उसका सबसे बाहरी वाली लेयर है, जिसको हम इनामेल से बना हुआ लेयर कहते हैं। और यही इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, हार्डेस्ट पार्ट माना गया है। अब ये हार्ड क्यों है? तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो कि दांत का जो सबसे आपका क्राउन पार्ट है, क्राउन पार्ट का मतलब होता है ऊपरी भाग। ऊपरी भाग, ये इस ऊपरी भाग की सबसे आउटर लेयर है। आउटर का मतलब हो गया सबसे बाहरी परत जो सफेद कलर की दिख रही है, उसको बच्चा हम बोलेंगे इनामेल। इनामेल का बना हुआ है ये, और ये इनामेल है, यही हमारे शरीर का क्या होता है बच्चा?
सबसे कठोर भाग होता है। क्यों होता है कठोर? क्योंकि ये दो चीजों का बना हुआ है। एक तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और साथ में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर आप बचपन में स्लेटी के ऊपर लिखते होंगे ना, जो पट्टी होती थी उसके ऊपर आप लिखते थे व्हाइट कलर के पार्ट से, उसे हम स्लेटी कहते थे, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती थी। तो हमारे दांत का सबसे बाहरी भाग या इनामेल लेयर किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का। आपसे पूछ ले हमारे दांतों में कौन कौन सा मिनरल होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम हमारे दांतों में ज्यादा होता है, इसीलिए आप बोलते हैं कि हमारे दांत कैल्शियम के बने हुए होते हैं। तो एक तो बच्चा ये कठोर भाग इसलिए हो गया क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, और दूसरा बच्चा इसमें पानी नहीं होता है, इसमें पानी एब्सेंट होता है, पानी 0% है। पानी किसी भी चीज को सॉफ्ट बना देता है। आप आटा गूंथते हैं, आटे में अगर पानी ज्यादा डल जाता है तो आटा पतला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो पानी जब है ही नहीं तो ये पार्ट क्या बन जाता है बच्चा, हार्ड बन जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनामेल किसका बना हुआ है या इनामेल क्या है, या आपसे पूछेगा हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो ये आपके दांत का क्राउन वाला पार्ट था जिसे आपने ये पढ़ लिया है। अब दांत के ये जो नीचे की तरफ जो रूट वाला पार्ट होता है इसे कहा जाता है गम्स। हमारे दांतों का जो जड़े वाला हिस्सा होता है उसे गम्स कहते हैं, उसे मसूड़े कहते हैं बच्चा। इसे क्या कहते हैं, मसूड़े कहते हैं। ये रहे आपके मसूड़े, यहां पर आप टच करो, ये आपके मसूड़े हैं। और ये मसूड़े किसके बने हुए होते हैं, इन मसूड़ों में होता है मांस, ये मसल्स के बने हुए हैं, ये मांसपेशियों के बने हुए हैं। और मांसपेशियां तो आप जानते हैं कमजोर होती हैं, इसीलिए जब कभी आप बहुत तेज से ब्रश कर देते हो और वो ब्रश अगर मसूड़े तक पहुंच गया तो आपके मसूड़े की मांस फट जाता है और उससे खून निकलने लग जाता है। तो दांत का ऊपरी भाग क्राउन, नीचे वाला क्या हो गया, गम्स, मसूड़े हैं। और मसूड़े किसके बने हुए हैं, आप बताएंगे, मसल्स के, मांस का बना हुआ है। और अगर वो मांस छिल जाता है तो आपके दांत भी टूट के नीचे गिर जाते हैं। अब बच्चा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना कि ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, और इन दोनों के बीच में कैविटी होती है। कैविटी के मतलब होता है खाली पड़ी हुई जगह, और इस कैविटी को कहा जाता है पल्प कैविटी। ये दोनों भाग के बीच में ये जो खाली पड़ा हुआ भाग है इसे पल्प कैविटी, हिंदी में कहते हैं लुगदी गुहा, लुगदी गुहा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पल्प कैविटी कहां होती है, PULP, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी कहां होती है, दांत के क्राउन और रूट वाले पार्ट के बीच में पल्प कैविटी होता है। और बच्चा ये जो मसूड़े होते हैं, एक दांत के एक मसूड़े से यहां से 2 नर्व निकलती हैं, इस तरीके से 2 नर्व निकलती हैं। नर्व का मतलब होता है तंत्रिकाएं, और ये तंत्रिकाएं जो हैं ये आपके ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाती हैं। तो अगर कभी आपके नर्व के अंदर दर्द हुआ, आपके दांत के मसूड़े में दर्द हुआ, तो बच्चा वो दर्द को, जो दर्द वाले सिग्नल हैं उसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आपके मसूड़े करते हैं, आपकी मसल्स करती हैं काम। और इन्हीं मसल्स के पास में होती हैं ब्लड वेसल्स, देखो लिखा हुआ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं भी होती हैं। यहाँ पे रक्त वाहिकाएं भी होती हैं, तो ये ब्लड को इस तरीके से ऊपर की तरफ ट्रांसफर करते हैं, और खून से ही ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब कुछ आपके दांतों को मिलता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि हमारा दांत कुछ ऐसा होता है दिखने वाला। दांत का सफेद भाग क्राउन भाग, उसकी आउटर लेयर एनामेल की बनी हुई होती है, और एनामेल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। एनामेल हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर भाग होता है। दांत का निचला हिस्सा जिसे आप रूट पार्ट कहते हैं या दांत की जड़ें कहते हैं, वो गम्स का बना हुआ होता है। गम्स यानी कि मसूड़े, और मसूड़े किसका बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है। और इन्हीं मसूड़ों के अंदर नर्व्स होती हैं। नर्व का मतलब हो गया तंत्रिकाएं, जो सिग्नल को आपके ब्रेन के पास लेकर जाने का काम करती हैं। तो कभी अगर आपके दांत के मसूड़ों में दर्द हुआ तो उस दर्द की पहचान ब्रेन करवाता है, लेकिन दर्द वाले सिग्नल कौन लेकर जाता है, यही नर्व्स लेके जाती हैं। और इन्हीं नर्व्स के पास में होती हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, जो हमारे दांत को खून, ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब कुछ पहुंचाती है।
अब बच्चा आपने सुना होगा कि अक्सर किसी इंसान का जब वो प्रॉपर ब्रश नहीं करता है, रात को खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, तो आपके दांतों के बीच में थोड़ा बहुत खाना रह जाता है और उसी खाने के सड़ने गलने से बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जीवाणु पनप जाते हैं और धीरे धीरे वो आपके दांत की जड़ों को कमजोर करते हैं। आपके दांत में दर्द होता है, आप कहते हैं कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया है, मेरा दांत टूट के गिरने लग गया है, टूथ डिके होने लग गया है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट कहता है कि आपके दांतों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि दांतों में क्या लग गया, कीड़ा लग गया। वो कीड़ा नहीं होता है, दांतों के अंदर जब आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, अच्छे से दांतों की क्लीनिंग नहीं रखते हैं, खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे दांतों के अंदर जो खाना रह जाता है उसके सड़ने गलने से दांतों में बैक्टीरिया, कीटाणु, जर्म्स पनप जाते हैं और वही जीवाणु क्या करते हैं, धीरे 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 ये आपकी दांतों के इस हिस्से में, ये जो जड़ों वाला हिस्सा होता है, इसमें इतने पनप जाते हैं कि यहाँ पे इंफेक्शन कर देते हैं। अब जब दांत की जड़ें कमजोर हो गई तो दांत के इस भाग पर प्रॉपर ग्लूकोज, न्यूट्रिशन, खाना पानी नहीं पहुंच पाता है, तो ये दांत का हिस्सा कमजोर हो जाता है और ये दांत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाता है आपका। तो डॉक्टर कहता है देखो इतना सा दांत बचा है, बहुत सारे कीड़े पड़ गए आपके दांतों में, आपको करवाना होगा आरसीटी। आरसीटी होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। किसी बच्चे ने करवाया होगा, किसी बच्चे ने करवाया होगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आप बता सकते हो, कभी ना कभी सुना भी होगा कि यार फला मेरी मम्मी के दांतों में कीड़ा लग गया तो डॉक्टर ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है। आरसीटी का मतलब होता है बच्चा, रूट का मतलब है दांतों की जड़ों में जो कीड़ा लगा है, जो बैक्टीरिया लगे हैं, डॉक्टर क्या करता है, हल्का सा, डेंटिस्ट क्या करता है, जैसे इस हिस्से के दांत में कीड़ा लगा तो इधर की तरफ एक इंजेक्शन देता है जिससे आपका ये गाल सुन्न होता है, इससे बेहोशी हो जाती है। अब क्या करता है डॉक्टर, इसके पास पतली पतली सिरिंज होती हैं, आप बेहोश, आपको दर्द महसूस नहीं होगा, आप वैसे बेहोश नहीं हो आप, आपका ये हिस्सा बेहोश है, इस हिस्से में एनेस्थेसिया देता है वो। फिर क्या होता है, ऐसे पतली पतली सुई होती है, वो इसके अंदर मारता है ऐसे, जिससे क्या होता है, इसके अंदर जो पस भरा हुआ है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं, यहाँ से पस वो निकल के बाहर आता है ना। और बाद में क्या करता है, जो हिस्से पे जहां पर ज्यादा कीड़े लगे हुए थे उस हिस्से के ऊपर सारी की सारी क्लीनिंग करके 2-3 बार बुलाता है वो आपको 5-7 दिन के अंदर। पहले दिन ऐसे सुई मार के छोड़ देगा, फिर दूसरे दिन बुलाएगा या 2 दिन बाद बुलाएगा तो इसकी क्लीनिंग करेगा, कुछ केमिकल्स होते हैं उनसे क्लीनिंग करके इस हिस्से के सारे बैक्टीरिया को बाहर निकाल के मार फेंकता है या कुछ दवाइयां डालता है। उसके बाद इस हिस्से के ऊपर अगर दांत सही होने की कंडीशन में है तो इसके ऊपर इसके अंदर फिलिंग कर देता है, दांत की फिलिंग। और दांत के अंदर जो फिलिंग होती है वो होती है अमलगम की। किसकी होती है, अमलगम की। अब ये अमलगम क्या होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे। दांत के अंदर जब आपका दांत सड़ जाता है, टूट जाता है अंदर से, तो उसके अंदर फिलिंग होती है अमलगम की और उसके ऊपर एक कैप लगा देता है, उसके ऊपर आपका एक कैप लगा देता है। अब पूरा ही दांत खराब हो गया तो भाई वो दांत तोड़ के फेंक देगा ताकि उस दांत के आसपास के दांतों में इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आगे से आगे फैल जाता है। दांत तो 32 है ना, आपके एक दांत में कीड़ा लगा है तो आगे से आगे ना फैले तो डॉक्टर उस दांत को निकाल भी देगा। फिर आपको नकली दांत भी लगाने पड़ सकते हैं, आर्टिफिशियल टीथ भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इसी ट्रीटमेंट को बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी, जो कम से कम 5 से 7 दिन में आपका पूरा होता है प्रोसीजर। तो बच्चा इसे बोलते हैं दांतों में कीड़ा लगना। एक कह रहे हैं मैम मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, भास्कर जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हो गया। तो ये आपके दांत की स्ट्रक्चर थी। क्वेश्चन जो बनेगा वो डेंटिन से बनेगा, इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, सॉरी इनामेल से बनेगा, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यह बोलेगा कि दांत के अंदर जब आरसीटी होता है तो किसकी फिलिंग करते हैं, अमलगम की फिलिंग करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देता है ताकि वो अंदर भरा है मसाला, वो मसाला बाहर ना आए और आपका वो दांत की तरह काम करे वो हिस्सा। तो ये हो गया दांत के बारे में। दांत से बनने वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। टीथ क्या होते हैं, कितने हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने, इंसिजर कितने हैं, कैसे दांत की स्ट्रक्चर होती है। और दांत डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, तो जो आप खाना खाते हैं उसकी कटिंग कर देंगे, उसकी बाइटिंग कर देंगे, उसकी ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब उसे पीस देंगे और जो लार होता है उसके साथ उसको मिक्स कर देते हैं दांत। अब जो दूसरा हमारे माउथ में जो दूसरा पार्ट है उसे बोलेंगे बच्चा हम टंग। 2 नंबर पे हमारे माउथ के अंदर जो हिस्सा है उसे टंग या जीभ कहा जाता है। जीभ,
अब जीभ सब लोगों में होती है। जब टंग की बात करते हैं तो टंग होता है बच्चा एक सेंसरी ऑर्गन। टंग क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब है ऐसा ऑर्गन जो किसी ना किसी चीज का सेंस दिलाता है आपको। संवेदी अंग है, ये संवेदनाएं करवाता है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है जो किसी ना किसी चीज की पहचान करवाता है, सेंस दिलवाता है। और जो जीभ होता है वो हमें किसकी पहचान करवाता है? टेस्ट की पहचान करवाता है। भाई जो खाना खा रहे हैं वो कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा खाना है, उस टेस्ट की पहचान करवाने वाला ऑर्गन टंग होता है, जीभ होता है। हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। नाक सूंघने का सेंस देता है, कैसी स्मेल है। जीभ टेस्ट की पहचान करवाता है, कान सुनने का, आंख देखने का, स्किन पेन दर्द का, किसी ने थप्पड़ मारा तो दर्द की पहचान करवा रहा है, गर्मी लगना, सर्दी लगना, कोई दर्द बाहर से कोई सुई चुभो दी उसका दर्द की पहचान करवाता है। तो 5 सेंसरी ऑर्गन है जिसमें से एक जीभ है, और जीभ किसका? टेस्ट की पहचान करवाता है। जीभ की जब बात करते हैं तो बच्चा जीभ एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन, और मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब है जो मांसपेशियों से बना हुआ है। ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों से बना हुआ है, जिसको जीभ का एक मांस का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं होती है। तो ऐसा कोई ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ मांस का बना हुआ है, जो मसल्स का बना हुआ है, उसे मस्कुलर ऑर्गन या उसे मांसपेशीय अंग कहते हैं। तो हमारा जीभ भी क्या है? एक मांस का टुकड़ा है। आप जीभ देखो, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कैसे भी कर लो। क्यों? कि जीभ इतनी फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि जीभ एक मांस का टुकड़ा है बच्चा, इसमें हड्डी कार्टिलेज कुछ भी नहीं है। अपने हाथ को आप कैसे ऐसे 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 कर सकते हो क्या? हड्डी टूट जाएगी यहाँ की। लेकिन जीभ, आप सोच, कभी सुना है किसी की जीभ टूट गई? नहीं, क्योंकि जीभ तो मांस का टुकड़ा है। कितना लंबा होता है? जीभ होता है 10 सेंटीमीटर लंबा। जीभ की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। एक लंबा मांस का टुकड़ा है जो टेस्ट की पहचान करवाता है। अब क्यों करवाता है ये टेस्ट की पहचान? क्योंकि बच्चा जीभ के ऊपर होती है टेस्टिंग बड। कौन सी? टेस्टिंग बड। और टेस्टिंग बड का मतलब होता है स्वाद वाली कलिकाएं, जो स्वाद की पहचान करवाता है। स्वाद वाली कलिकाएं टेस्टिंग बड होती हैं बच्चा। टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी बर्ड होती हैं, जिनके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? न्यूरॉन लगे हुए होते हैं। और ये न्यूरॉन किसके पास सिग्नल लेकर जाते हैं? ब्रेन के पास। और ब्रेन पहचान करवाता है टेस्ट कैसा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जीभ तो बेचारा एक मीडियम है, असली कौन है? दिमाग है जो आपको टेस्ट की पहचान करवाता है। जीभ पर तो ऐसे छोटी छोटी टेस्टिंग बर्ड होती हैं जिनके ऊपर न्यूरॉन होते हैं, और ये न्यूरॉन सिग्नल आपके दिमाग के पास लेकर जाते हैं, और दिमाग कहता है जो आपने खाया है वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। ठीक है। और जब बात करते हैं बच्चा जीभ में कितने टाइप की टेस्टिंग बर्ड होती है, तो जीभ का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है यहां पर होती है स्वीट टेस्ट के लिए, मीठे टेस्ट के लिए बर्ड होती है। यहां पर मीठा टेस्ट फील होता है। और सबसे लास्ट में यहां पर आपको बिटर टेस्ट, कड़वा, अगर आप करेला खाओगे, दवाई पियोगे तो यहाँ पे कड़वा टेस्ट की पहचान होती है। और जो ये साइड वाला हिस्सा होता है ना, ये होता है बच्चा नमकीन के लिए, सॉल्टी चीजों के लिए। सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन। ये वाला हिस्सा, कुछ ऐसा वाला, पोस्टीरियर वाला ये हिस्सा, कॉर्नर, और ये वाला जो हिस्सा है ये खट्टे टेस्ट की पहचान करवाता है। जैसे दही खाते हो या नींबू खाते हो तो खट्टा चीज यहाँ, आइसक्रीम खाई, मिठाई खाई, मीठा टेस्ट यहाँ, खट्टा यहाँ, नमकीन इस हिस्से में, यहाँ पे कड़वा टेस्ट। और इसके भी बाद में होती है छोटी छोटी बर्ड, उन्हें बोलते हैं जिंजर, ऑनियन या गार्लिक बर्ड। बच्चा गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, लहसुन, और जिंजर का मतलब होता है अदरक, और अनियंस का मतलब होता है प्याज। प्याज, अदरक, लहसुन के अंदर एक अजीब सी झंझनाहट होती है ना वो कड़वी लगती है ना वो मीठी लगती है, एक अजीब सी लगती है। और उस टेस्ट को पहचान करवाने वाली टेस्टिंग बर्ड लास्ट में होती है। इसीलिए अगर आप प्याज वगैरह खाते हो या अदरक वगैरह खाते हो तो कभी कभार आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, नाक से पानी आ सकता है। मिर्ची में होती है तीखापन, जब लोग मिर्ची खाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं।
क्यों आते हैं? आप किसी को अदरक खिलाओ, आंसू आने लग जाएंगे। ज्यादा कच्चा लहसुन दो, आंसू आने लग जाएंगे। प्याज खिलाओ, आंसू आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में है और लास्ट वाला हिस्सा जो है वो डायरेक्टली नर्व्स के थ्रू आपकी आंखों से कनेक्टेड होता है। वैसे आपने देखा होगा ईएनटी के डॉक्टर एक ही होते हैं। ई का मतलब आंख, एन का मतलब नोज, टी का मतलब ENT है ना, जैसे दांत वाला। टी का मतलब टीथ और एन मतलब नोज और ई का मतलब आईज, है ना। तो ये क्या होता है, आपके कान में दर्द हो गया और आपकी, ओहो क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, आईज नहीं, इज फॉर ईयर, कान, नाक और दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं वो एक भी हो सकते हैं। ईएनटी हॉस्पिटल होता है क्योंकि जो आपके ये जो 3 ऑर्गन है ना, इसके न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनकी नर्व्स आपस में जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज खाएंगे ना जिससे आपके झंझनाहट महसूस होती है, तो वो किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर जिंजर, ऑनियन और गार्लिक वाली आपकी बड होती है। तो ये आपकी टेस्टिंग बड होगी आपकी जीभ के अंदर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टेस्टिंग बड्स होती है ना, ये लड़कों के अंदर कम होती है, लड़कियों में ज्यादा होती है। लड़कों के अंदर ऐसा माना जाता है कि 1500 से 2000 के बीच में बहुत है। अगर इतनी टेस्टिंग बड बनी है तो आपको एक अच्छे खासे टेस्ट की पहचान हो सकती है। लड़कियों में ये अप्रोक्स 2500 के लमसम होती है टेस्टिंग बड्स, स्वाद वाली कलिकाएं। इसीलिए आप देखना लड़कियां ना सारा टेस्ट फील करवा देते हैं। हमारे घर में जब कभी सब्जी वब्जी बनती है तो हम किसको चेक करवाते हैं? मम्मी को चेक करवाते हैं। मम्मी देखो ना नमक ज्यादा डल गया। कभी पापा को करवाते हैं, पापा को मालूम नहीं चलेगा। पापा बेचारे कभी कभार क्या होते हैं, हमारे घर में जो जेंट्स होते हैं, भाई होते हैं, पापा होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको आप बिना नमक की सब्जी खिला दो, खा जाएंगे बेचारे चुपचाप, इन्हें पता ही नहीं लगेगा क्योंकि इनके अंदर टेस्टिंग बड कम है। थोड़ा बहुत टेस्ट ये खा जाते हैं। लेकिन लड़कियों को देखो हर चीज में टेस्ट चाहिए, गोलगप्पे में भी टेस्ट चाहिए, है ना, गोलगप्पे में भी टेस्ट चाहिए, है ना। तो आप याद रखेंगे बच्चा। हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा बोल गई। टी का मतलब टीथ नहीं होगा। ईएनटी का मतलब होता है नोज, ईयर एंड थ्रोट। प्लीज ये थोड़ा सा सही करना। आप लोगों को पढ़ाया तो है यार, आप लोग ध्यान दिया करो। देखो ईएनटी का डॉक्टर का मतलब होता है यहाँ से, ई का मतलब ईयर, कान होगा, और एन का मतलब होता है यहाँ पे नाक, और टी का मतलब थ्रोट। अब दांतों का थोड़ी होगा, दांतों वाला तो डेंटिस्ट होता है ना, दांतों वाला तो डेंटिस्ट होता है, और आई वाला ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। जो आंख दिखाने के लिए जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो नाक या आप कान या थ्रोट, गले में इंफेक्शन हुआ है, उसको दिखाने जाएंगे तो ईएनटी हॉस्पिटल या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तो टी का मतलब टीथ नहीं है। टीथ का, दांतों का डॉक्टर तो क्या होता है, डेंटिस्ट होता है बच्चा। तो टी का मतलब यहाँ पे थ्रोट होगा। इसको सही कर लेना, मैंने पता नहीं जल्दबाजी में क्या बता दिया। ठीक है, हो गया। चलो समझ में आ गई मेरी बात। तो टेस्टिंग बड ज्यादा किस में होती है? तो आप बताएंगे बच्चा टेस्टिंग बड ज्यादा होती है लड़कियों के अंदर, इसलिए लड़कियों को सारा का सारा टेस्ट की पहचान हो जाती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट पॉइंट। अगले बात करते हैं टंग के बारे में। तो टंग ने तो क्या करा, जीभ का बेचारी का एक ही काम है, टेस्ट की पहचान करवाना। और दूसरा काम ये होता है जीभ का, जब आप बोलते हैं तो आवाज निकलती है यहां से, यहां होता है आपका वॉइस बॉक्स, जिसे आप लैरिंग्स बोलते हैं, उससे आवाज निकलती है। लेकिन उस आवाज को शब्दों में बदलने का काम कौन करता है? जीभ। जीभ ना, जो भी आप आवाज निकल रही है आपके यहाँ पे लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है, उससे बनने वाली आवाज को वर्ड्स में, शब्दों में बदलने का काम किसका होता है? जीभ का होता है। बाकी एक टेस्ट की पहचान करवाती है जीभ, इससे ज्यादा आपको जीभ में कुछ याद नहीं रखना है। अब अगला पॉइंट आता है कि हमारे माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। माउथ में हमें 3 चीजें पढ़नी थी, दांत, जीभ, और तीसरा हमें किसके बारे में पढ़ना है? सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, लारीय ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो 3 नंबर पे लिखेंगे, हमारे मुंह में जो ग्लैंड्स होती हैं वो होती हैं लारीय ग्रंथि। नाम से क्लियर है, वो ग्लैंड्स जो सलाइवा बनाती हैं, जो लार बनाती हैं। लार तो सबके मुंह में बनता है। अगर आप में लार नहीं बन रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप में लार नहीं बन रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो चुकी है ना। बात करते हैं बच्चा सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो वो ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में होती हैं और जो क्या बनाती हैं, जो सलाइवा लार बनाती हैं। अप्रोक्स हमारे बॉडी में 1 लीटर मिनिमम सलाइवा बनता है एक दिन में, 1 लीटर पर डे। 1 लीटर तो मिनिमम बनता ही बनता है सलाइवा।
और जब बात करेंगे सलाइवा की, तो सलाइवा बनाने वाली ग्लैंड्स क्या होगी? सलाइवरी ग्लैंड्स होगी। और बच्चा कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? तो 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। लारीय ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप की होती है और 3 जोड़ी होती है। कैसे याद रखोगे? 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स है और 3 पेयर में होती हैं। टोटल कितनी हो गई? 6। तो पहले 3 टाइप के नाम लिख लो आप। सबसे पहली सलाइवरी ग्लैंड होती है, उनको बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। बहुत अच्छे से नाम नोट करना, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, हिंदी में सेम नाम है, पैरोटिड लारीय ग्रंथि। पैरोटिड लारीय ग्रंथि। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है बच्चा सब मैंडिब्यूलर। नाम पहले लिखो फिर समझाऊंगी आपको। सब मैंडिब्यूलर, आगे लिख देना सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। हिंदी में सेम नाम है, सब मैंडिब्यूलर लारीय ग्रंथि। मैंडिब्यूलर लारीय ग्रंथि, सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड। और 3 नंबर पे आती हैं, वो होती हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। 3 नंबर पे जो आती हैं उनको बोलते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथि। 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है आपके माउथ में, 3 टाइप की और 3 पेयर में होती है। टोटल कितनी होगी? 6। ये बात लिख लोगे कि 3 प्रकार की और 3 ही जोड़े में होती है, ठीक है बच्चे? बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं बच्चा, ये पैरोटिड कहाँ होती हैं, सबमैंडिबुलर कहाँ होती है, सबलिंगुअल कहाँ होती है। एक फोटो दिखा रही हूं, इस फोटो से समझने की कोशिश करना, इस फोटो से समझने की कोशिश करना कि कौन सी ग्लैंड कहाँ होती है। चलो सुनो, ये इंसान इधर मुंह करके खड़ा है, तो इसका ये वाला पार्ट है। सबसे पहले देखो बच्चा, पैरोटिड होती है कानों के पास, यहां यहां, एक इधर एक इधर, 2 पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ये कान है, कान के पास यहां पे, तो ये होगी आपकी पैरोटिड, जो किसके पास है? कान के पास। तो इसकी लोकेशन लिखो कि ये कान के पास होती है, नियर बाय ईयर, कान के पास होती है। कितनी होंगी? 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब 1 जोड़ी होंगी, ठीक है बच्चा। अब आओ दूसरा, सब मैंडिबुलर कौन सी होती है? ये जो नीचे वाली हड्डी होती है ना, इसे मैंडिबल बोन बोलते हैं। और मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि नीचे वाला जबड़ा जो होता है उसे मैंडिबुलर जो कहते हैं। तो इस जबड़े के नीचे यहां पर एक यहां ऐसे 2, एक यहां एक यहां, इसे बोलते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो नीचे वाले जबड़े के नीचे लिख दीजिएगा, सबमैंडिबुलर का मतलब क्या हो गया? लोअर जो के नीचे, निचले जबड़े के नीचे, जो आपका निचला जबड़ा है उस जबड़े के नीचे, निचला जबड़े के नीचे सबमैंडिबुलर 2, एक यहां एक यहां, ऐसे होती है। सबलिंगुअल कहां होती है? जीभ के नीचे, जीभ को फोल्ड करो और यहां ये रही 1 2, एक यहां होगी एक यहां होगी, तो ये लिख दो बिलो टंग, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, बिलो टंग, जीभ के नीचे। अब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि माउथ में कितने प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड? 3 प्रकार की। कितनी टोटल? 6। जोड़ी में कितनी? 3 पेयर। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। अब पूछे कान के पास कौन सी लारीय ग्रंथि होती है? पैरोटिड। निचले जबड़े के नीचे कौन सी होती है? सबमैंडिबुलर। और हमारी जीभ के नीचे कौन सी होती है? सबलिंगुअल। बात खत्म, समझ में आ गया। अब जो अगला एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। फोटो आप देख सकते हैं, ये इंसान का ऐसे वाला फेस है, तो इधर भी तो होंगी। तो ये रहा कान के पास, ये रहा जबड़े के नीचे, ये रही जीभ के नीचे। क्लियर? चलिए, ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है ना बच्चा, जब बात करते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ओ क्या हो गया? ये इसके नीचे लिखो
इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। लारीय ग्रंथि में सबसे बड़ी कौन सी है? तो लिख दीजिए ये हमारी सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है। और जो आपकी जीभ के नीचे होती है, जो सबलिंगुअल होती है, ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटी है। तो जीभ वाली सबसे छोटी, फोटो में देख के समझ में आ जाएगा। ये देखो फोटो में देख के बताओ सबसे बड़ी कौन सी है, ये सबसे छोटी कौन सी है, ये है ना। तो जीभ के नीचे वाली सबसे छोटी, कान के आसपास वाली सबसे बड़ी। तीनों ही मिलकर क्या बनाती हैं? तीनों ही मिलकर आपका एक ही काम करती हैं। और कौन सा काम? इन तीनों का एक ही काम है, सलाइवा बनाना। क्या बनाना? लार बनाना बच्चा। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये जो सबमैंडिबुलर है ना, ये टोटल लार का 75% ये बना देती है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा लार बनाती हैं जो जबड़ों के नीचे होती है। जो सबमैंडिबुलर होती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, कहने का मतलब कि जो दोनों जबड़ों के नीचे होती हैं, जिनको हम जो ये वाला जबड़ा है ना, इसके नीचे, अब इसके भी तो नीचे ही है ना, लेकिन इससे अटैच होती है नीचे वाले जबड़े से। तो जब बात करते हैं कि ये जो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ये अप्रोक्स 75% लार बनाती है। और बाकी का 25% ये दोनों बना देते हैं। बाकी का 25% ये दोनों बना देते हैं। राइट? ओके जितेंद्र, कल तक तो है बेटा, कल तक तो है। ठीक है, चलो अब बात ये आती है कि लार होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या लार अच्छा होता है, क्या लार का बनना अच्छा होता है, आप लोग बताओ मुझे। हाँ जी, आप लोग आंसर करो कि क्या लार बनना अच्छा होता है। क्या लार का बनना सही है? आज तो सुबह सुबह मैं एक सेब काट रही थी, मेरी फिंगर कट गई। इसका नाखून ऐसे कट गया, आधा, यहां से आधा नाखून कट गया मेरा। इतना खून निकला, इतना दर्द हो रहा है, आप देख रहे होंगे पूरी सूजी पड़ी है मेरी फिंगर। इतना भयंकर दर्द हो रहा है। अभी भी इसी हाथ से लिखती हूँ मैं, राइट हैंड है। अब कैसे लिख रही हूँ तो मैं ही जानती हूँ। बहुत दर्द होने लग गया अचानक से, बहुत ज्यादा। हाँ जी, लार का बनना बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? सुनिए, क्योंकि लार बहुत जरूरी है। लार के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। लार के अंदर एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, अभी बात करेंगे। देखो बच्चा, सबसे पहला लार के अंदर क्या है? एक तो पानी है। लार के अंदर पानी है, बिल्कुल है। आप जो पानी पीते हैं उससे सलाइवा बनता है, बिल्कुल बनता है। साथ में आपका लार जो है ना, वो चिपचिपा होता है। आपका, मेरा, सबका लार चिपचिपा है, क्योंकि लार के अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है। म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। इसकी वजह से आपका लार के अंदर चिपचिपाहट होती है। और लार के अंदर साथ में होते हैं मिनरल। मिनरल का मतलब होता है बच्चा यहाँ पर खनिज तत्व। खनिज तत्व, और मेनली कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, और जो आपका क्या कहते हैं, क्लोरीन, ये ज्यादा होते हैं आपके लार में। और साथ में आपके लार में होते हैं एंजाइम। एंजाइम, और आपको ये एंजाइम पढ़ना है। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, मैम मुंह में कौन से एंजाइम होते हैं? मुंह में लार होता है, लार में एंजाइम होता है। अब कौन से एंजाइम होते हैं वो बात करते हैं अभी। ठीक है, मैंने कहा लार के अंदर पानी है, बिल्कुल पानी है। देखो बच्चा, हमारी लार के अंदर अप्रोक्स 90 से 95% तो पानी पानी है। 90 से 95% पानी है। और बाकी की जो परसेंटेज में बचा है वो सारी चीजें ये है। बाकी के सारे परसेंटेज में ये है। तो अगर आपसे पूछ लिया हमारी लार में सबसे ज्यादा क्या है, तो पानी है हमारी लार में सबसे ज्यादा। कितना? 90 से 95%। कुछ बुक्स वाले लिखते हैं कि लार में 99% पानी है और बाकी सब 1% में है। ये दोनों ही सही वैल्यू मानी जाती है। दोनों ही वैल्यू सही मानी जाती हैं। पुरानी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, नई एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा हमारी लार में क्या है? पानी है। म्यूकस जो चिपचिपाहट देगा। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये मिनरल्स होते हैं हमारी लार के अंदर, खनिज तत्व होते हैं। और लार के अंदर एंजाइम। अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं यही हमें पढ़ना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। और डाइजेशन कौन करवाता है बताओ? डाइजेशन मैम एंजाइम करवाते हैं। डाइजेशन कौन करवाता है?
एंजाइम करवाते हैं। तो जब बात करते हैं हमारी लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो लिखिएगा बच्चा, हमारी लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है उसे कहा जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोसोम मत कर देना, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम है और इसका काम क्या होता है, अगर आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, उस खाने में जर्म्स खा गए आप। जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु। आपने कोई सड़ी हुई चीज खा ली, बिना धोए आपने फल सब्जियां खा ली, या आपने कोई भी सड़ी हुई चीज खा ली, उसमें आते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु। और इन जर्म्स और जीवाणुओं को क्या करते हैं, ये एंजाइम किल करता है, मार देता है। वायरस को नहीं मार सकता, और बैक्टीरिया सारी नहीं, सर्टन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया। अगर सारी बैक्टीरिया को मार देगा लार, तो हमें टीबी, न्यूमोनिया जैसी कोई बीमारी होती ही नहीं, है ना। कोलेरा, स्मॉल पॉक्स कभी आपको होता ही नहीं। वायरस को तो बिल्कुल नहीं मार सकता। अगर वायरस को मार रहा होता तो आप खुद सोचो, कोरोना वायरस तो फैलता ही नहीं, है ना। तो कुछ बैक्टीरिया, वायरस तो बिल्कुल नहीं मार सकता, कुछ बैक्टीरिया, सर्टन बैक्टीरिया, कुछ जर्म्स, कीटाणु को मारने का काम हमारी लार में कौन सा एंजाइम होता है, हमारी लार में होता है बच्चा लाइसोजाइम। ये करता है जीवाणुओं का भक्षण या छोटे मोटे कीटाणुओं का भक्षण। अब दूसरी तरफ हमारी लार में एक एंजाइम और होता है जिसे कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। हिंदी में लिखिएगा लारिये इमाइलेन, लारिये इमाइलेन एंजाइम, लारिये इमाइलेन एंजाइम। और इसी का एक दूसरा नाम होता है बच्चा जिसे कहते हैं हम टाइलीन एमाइलेज एंजाइम। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइलीन एमाइलेज एंजाइम। या तो बोलिए सलाइवरी एमाइलेन एंजाइम या टाइलीन, लिखा जाएगा पी से, प्रोनाउंस किया जाएगा टी से, टाइलीन एमाइलेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइलीन एमाइलेज, टाइलीन एमाइलेज एंजाइम। एक ही एंजाइम के 2 नाम हैं, ठीक है। लिख दीजिए कि हमारी लार में 2 प्रकार के एंजाइम हैं। एक तो लाइसोजाइम, इसका अलग काम था, मैं पढ़ा चुकी हूं क्या काम है। सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज एक ही बात है, ठीक है। बीच में अथवा लगा देना और लगा देना। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम डाइजेशन करता है। और डाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का। बच्चा याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि हम 3 टाइप के न्यूट्रिएंट खाते हैं। कौन कौन से मैम, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। लिपिड बोले तो वसा, पी से प्रोटीन, सी से कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। सिर्फ जो मीठी चीज है, फ्रूट हो गया, कोई आपने मिठाई खाई है, आपने रोटी खाई है, जो मीठी चीजें हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शर्कराएं हैं, उनका पाचन करता है। और मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि हम कार्बोहाइड्रेट मेनली किसकी फॉर्म में खाते हैं, हम खाते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च है उसको माल्टोज में बदल देता है। कौन सा एंजाइम, टाइलीन एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, वो शर्कराओं का पाचन करता है। और मेनली हम शर्करा किसकी फॉर्म में खाते हैं, हम स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम यहाँ पे लिख दीजिए टाइलीन एमाइलेज या लिख दीजिए सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। या आप लिख दीजिए इस एंजाइम का काम होता है शर्कराओं का डाइजेशन करना। जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनका पाचन करवाता है, लेकिन बच्चा कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का भी पार्शियल डाइजेशन करता है। पार्शियल का मतलब होता है बच्चा आंशिक तौर पे, आंशिक का मतलब है थोड़ा मोड़ा कर पाता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है। कंप्लीट कहां होगा, आपकी छोटी आंत में जाएगा। जैसे ही आपने मुंह में खाना खाया तो उस खाने में से जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्टार्च की फॉर्म में हैं, उसको माल्टोज की फॉर्म में बदल देगा। अभी तो ये माल्टोज, ये स्टार्च पूरा नहीं टूटता है, इसका पार्शियल डाइजेशन होता है। अभी कुछ स्टार्च है वो स्टार्च की फॉर्म में ही आपके
फूड पाइप से होता हुआ पेट में जाता है, छोटी आंत में जाता है। फिर ये माल्टोज आगे जाकर बदलता है किसमें? माल्टोज भी आगे जाकर बदलता है बच्चा ग्लूकोज में। तो हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, लेकिन कैसा? पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट नहीं होता है। तो ये बताओ कि हमारे माउथ में किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है बच्चा, कितने टाइप का खाना खाया था? 3 टाइप का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। इनका तो बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं हुआ, ये तो क्या है? अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड का मतलब हो गया इनका तो पाचन शुरू ही नहीं हुआ है, ये अपचित भोजन है। और डाइजेशन किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का कैसा? पार्शियल। पार्शियल का मतलब है थोड़ा बहुत हुआ है। तो हमारे माउथ में जैसे ही आपने मुंह में खाना खाया, दांतों ने कटिंग बाइटिंग की, उसके बाद जो सलाइवा के साथ मिक्सिंग हुई, तो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, उसने थोड़ा बहुत स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन आता है कि रोटी को चबाते समय रोटी मीठी क्यों लगने लग जाती है? बिकॉज रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, और स्टार्च माल्टोज में बदल चुका होता है। इसलिए रोटी को जितना ज्यादा देर तक चबाओगे उतनी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपको मीठी लगने लग जाती है, कि माल्टोज मीठा होता है, राइट। तो बच्चा, हमारे माउथ में सबसे पहले पाचन किसका हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए जब आपको कभी भी इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है, आपको चक्कर आता है, तो क्या करते हैं? एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी का डाल के पिला देते हैं आपको। तो चीनी में क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऐसे जो लोग जिनको इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है, वो सेव खाते हैं, या वो चीनी खाते हैं, या गुड़ खाते हैं, है ना, कोई भी मीठी चीज खाते हैं, क्योंकि मीठी चीज में क्या होता है? शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले शुरू होता है। इसलिए हम मीठी चीजों को सबसे पहले खाना प्रेफर करते हैं जब कभी भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है तो। ठीक है बच्चा, तो हमारे माउथ में एक मिक्सर बन गया। कुछ डाइजेस्टेड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कुछ अनडाइजेस्टेड का मतलब प्रोटीन और लिपिड। तो आपके मुंह में एक मिक्सर बन के तैयार हो गया है डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का, पचित और अपचित भोजन का। और इसी मिक्सचर को क्या कहते हैं? इसे बोलस कहा जाता है। व्हाट इज बोलस? तो याद रखिएगा, जब हमारे मुंह में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और कुछ डाइजेस्टेड और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसका मिक्सचर बनके तैयार हो जाता है, तो उसे बोलस कहा जाता है। बोलस कहाँ का खाना है? मुंह का। लेकिन उसमें कौन सा डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है? कार्बोहाइड्रेट। अनडाइजेस्टेड कौन है? प्रोटीन और लिपिड। तो अब ये धीरे धीरे जो खाने को आप निगलोगे, तो ये निगलने वाला खाना बोलस कहलाता है। ये निगलने वाला खाना जो मुंह से निकला, यहां पर निगल के गया है, इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलस कहा जाता है। बोलस में पाचन किसका हुआ? शर्कराओं का। किसका नहीं हुआ? प्रोटीन और लिपिड का। तो जैसे ही आपने इस माउथ से, मुंह से नीचे की तरफ आपने निगला है, उसे बोलस कहेंगे। और ये बोलस कहां जाएगा? तो इस तरीके से आपका माउथ था, इस तरीके से आपका यहां पर मुंह था, इस मुंह से आपने यहां पर खाना खाया, तो खाना खाने के बाद यहां पर आप नीचे की तरफ आपका पाइप होता है, जिसे फूड पाइप कहते हैं। तो यहां से खाना गया है, उसे बोलस कहेंगे आप। उसे क्या कहेंगे? बोलस। क्योंकि इस बोलस का डाइजेशन हो गया है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसने करा? आप बताएंगे बच्चा, किसने करा? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने। और बच्चा, जो सलाइवा होता है उसका पीएच वैल्यू भी पूछा जाता है। तो लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। वो स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का सा अम्लीय होता है। हमारी लार का पीएच 6.5 से या 6.8 तक की वैल्यू का होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये माउथ में इस तरीके से डाइजेशन होता है। अब ये खाना नीचे की तरफ कहां जाएगा? आपके फूड पाइप में जाएगा, भोजन नलिका में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। ये फूड पाइप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। आपने माउथ में टीथ्स, सलाइवरा, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा और बच्चा टंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ईसोफेगस, पेट और छोटी आंत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है बच्चा, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम इसके बाद। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नहीं आई समझ में, डाउट लिख लीजिएगा, एक साथ सारे डाउट आपके ले लो। ठीक है।
तो आज के लिए इतना बहुत है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।